हेलो बच्चों, एक बार फिर इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे ग्रुप प्रोनाउन के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, प्रोनाउंस के बारे में तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के समय ही जिक्र कर दिया था। तो आइए मैं आप लोग को उसके पार्ट्स के बारे में लिखकर बता देता हूँ। तो प्रोनाउन को हम लोग 10 भागों में बांटे हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, इट इज़ divided into 10 parts. पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है पुरुष या व्यक्तिवाचक। डिफिनीशन है इसका, अ प्रोनाउन which is used according to number, person, gender and case for a particular person। पर्सनल प्रोनाउन किसी खास व्यक्ति के लिए, खास नाम के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है। एज एग्जाम्पल में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, आई, वी, मी, आस, etc। ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब मैं इसका एक टेबल बना देता हूं और उस टेबल से आप लोग को अच्छी तरह से समझा देता हूं कि ये नंबर, पर्सन, केस के हिसाब से कैसे होता है। अब मैं इस टेबल के ज़रिए आप लोग को पर्सन, नंबर, केस सब के बारे में अच्छी तरह से समझा देता हूं। तो पर्सन मीन्स होता है पुरुष, और ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है पुरुषवाचक होता है। तो इस पर्सन के बारे में पहले मैं बता दूं, तो फर्स्ट पर्सन जो किसी बात को कहता है यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता हो यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन वह है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बात करते हों। अब जिसे मान लो कि कहने वाला मैं, सुनने वाले तुम,
और हम बात कर रहे हैं कि ये कलम बहुत अच्छी है, ये प्लास्टिक की बनी है, बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से ये पेन जो है थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है, प्लूरल मीन्स बहुवचन होता है। तो सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक ही का बोध होता है, सिर्फ एक ही का बोध होता है। जो शब्द से सिर्फ एक ही का बोध हो वो सिंगुलर नंबर हुआ, और प्लूरल नंबर में एक से अधिक का बोध होता है, यानी जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो वो प्लूरल नंबर हो गया। अब ये नॉमिनेटिव केस के बारे में बता देते हैं। ये नॉमिनेटिव केस है, ये हमेशा इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो जिस पर्सन का, जिस नंबर का कोई भी अगर हम नॉमिनेटिव के रूप में लेंगे यानी सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में आई ही होगा। अगर उसका हमको ऑब्जेक्टिव रूप में लेना है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का ये मी होता है। और ये पोसेसिव होता है, तो पोसेसिव में ये माई जो है ना पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये माइन जो है ना पोसेसिव प्रोनाउन है। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसके बाद भी मतलब कि मैं जिक्र कर दूंगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ये पोसेसिव नहीं आते हैं। मैं ये डायग्राम समझा देता हूँ आप लोग को। इस तरह से हम प्लूरल नंबर में आते हैं फर्स्ट पर्सन के। तो प्लूरल नंबर के अगर सब्जेक्ट के रूप में हमको लिखना हो फर्स्ट पर्सन का, तो हम वी लिखेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना है यानी किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना हो तो उसका वी का अस होता है, और ये पोसेसिव होता है, आवर और आवर्स। इस तरह से हम सेकंड पर्सन में जाते हैं। सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट के रूप में दाऊ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में दी होता है, और पोसेसिव रूप में दाई दाइन होता है। लेकिन बच्चों आजकल इंग्लिश ग्रामर में दाई दी दाई दाइन का उपयोग सिर्फ पोएम में ही होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ये जो है यू सब्जेक्ट के रूप में भी होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होते हैं, और इनका पोसेसिव रूप ये होता है। इस तरह से थर्ड पर्सन में आ जाइए। ये जो ही सी इट है ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं, और इनके ऑब्जेक्ट रूप हैं हिम हर इट, और उनके पोसेसिव रूप है हीज हर इट्स। इस तरह से ये भी। और इसके बाद प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे है सब्जेक्ट के रूप में, देम है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये देयर देयर्स जो है ना पोसेसिव रूप हैं। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव यही रूप जो है ना पर्सनल प्रोनाउन में आता है, और ये पोसेसिव जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन में आता है, जिसका हम आगे पार्ट में बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और केस के हिसाब से। अब मैं आप लोग को इसके बाद वाला भाग पार्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि बच्चों प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी नाउन के बदले में इसलिए किया जाता है कि नाउन को बार बार दोहराना, बार बार कहना एक और टाइप का लगता है। इसलिए वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उसके जगह पर प्रोनाउन, एक बार नाउन का जिक्र हो जाए इसके बाद प्रोनाउन का जिक्र किया जाता है, ताकि वाक्य अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो इस तरह से प्रोनाउन का व्यवहार, उसका उपयोग उसके जगह पर किया जाता है। अब दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव। यानी प्रश्नवाचक।
इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव का डिफिनीशन है अ प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ऐसे शब्द, इंट्रोगेटिव शब्द जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये है हु, विच, होम, व्हाट, etc। तो हु से हम किसी भी व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग जो है ना निर्जीव के लिए भी होता है और किसी विकल्प या चुनाव के लिए भी किया जाता है। होम जो है इससे भी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है। और व्हाट से किसी भी वस्तु के लिए या किसी तथ्य के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब जिससे मैं इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। हु आर यू, इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप कौन हैं। विच इज योर बुक, माने आपकी किताब कौन है, ये चुनाव कर रहा है। ये बुक निर्जीव है, इसमें पूछ रहा है कि आपकी किताब कौन है। Whom do you like most? किसे, इसका अर्थ होता है किसे या किसको। आप सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं। व्हाट का हुआ व्हाट इज योर नेम। इस तरह से हु का प्रयोग, विच का प्रयोग, होम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग ये प्रोनाउन में होता है। एक बात आप लोग को बता दें ताकि इससे और ज़्यादा आप लोग को समझ में आने लगेगा, पकड़ में आने आएगा। देखिए कभी भी हु, होम, व्हाट, विच के तुरंत बाद अगर कोई एक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, यानी कोई एक्सिलरी वर्ब या वर्ब आते हों, तो वो हु, होम, व्हाट, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ही आता है। एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और यही होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी, लेकिन उसका चुनाव इस तरह से किया जाता है किसी भी वाक्य में अगर रहे तो उस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में हु, होम, व्हाट, विच के बाद एक नाउन आता है तुरंत, इसके बाद कोई एक वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आता है, तो उस तरह से वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो बच्चों इतना ध्यान में रखना है कि हु, होम, व्हाट, विच के तुरंत बाद एक्सिलरी वर्ब है तो समझो कि ये हु, होम, व्हाट, विच ये प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और हु, होम, व्हाट, विच के बाद अगर नाउन हो तब एक्सिलरी वर्ब हो या वर्ब हो तो समझो कि वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आप लोग क्लियर समझ गए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। अब तीसरा पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
यानी इसको कहते हैं हम संकेत वाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन है अ प्रोनाउन which is used to indicate close or distanced object। एज एग्जाम्पल में दिस, दैट, दीज, दोज, etc। ये डिफिनीशन बता रहा है कि ऐसा प्रोनाउन जो नज़दीक या दूर की वस्तुओं को बताता है। दिस से नज़दीक की वस्तु का बोध होता है क्लोज ऑब्जेक्ट का, दैट से दूर की वस्तु को, ये सिंगुलर नंबर के हैं। और दीज प्लुरल हैं, ये नज़दीक की वस्तु को बताते हैं। और दोज ये भी प्लुरल हैं जो दूर की वस्तु को बताते हैं। यानी कि दिस सिंगुलर है और इसका प्लुरल दीज है, दैट सिंगुलर है और इसका प्लुरल दोज है। ये दिस और दीज दोनों से नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट किया जाता है और दैट और दोज से दूर की वस्तु को इंडिकेट किया जाता है। अब जिससे में हम बताते हैं एज एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। यानी कोई वस्तु नज़दीक में है जिसको हम बता रहे हैं कि यह एक कलम है। इसको हम लिख देते हैं दैट इज अ वॉच। वह एक घड़ी है। यानी कि हम इसको इशारा करते हैं कुछ दूर है वस्तु, उस वस्तु को दैट से हम बताते हैं वह एक घड़ी है। इस तरह से प्लुरल में हम आ जाते हैं इसके दीज आर टॉयज। ये सब खिलौने हैं। ये सब मतलब नज़दीक की वस्तु को हम बता रहे हैं ये सब खिलौने हैं। और दूसरा उदाहरण है दोज आर पेन्स। वे सब कलमे हैं। यानी कि ये भी दूर की वस्तु को बता रहा है। इस तरह से ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज इंडिकेट करते हैं। और मैं यहाँ भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोग कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो हम कैसे समझेंगे, क्योंकि उसमें भी दिस, दैट, दीज, दोज आता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी। तो हम कैसे परखेंगे कि किसी भी वाक्य में अगर हमको चूज करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो कैसे हम समझें कि दिस कब एडजेक्टिव हो गया, कब प्रोनाउन हो गया, दैट कब एडजेक्टिव है, कब प्रोनाउन है, दीज कब ऑब्जेक्टिव है, कब प्रोनाउन है। इस तरह से इसके बारे में मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर दिस के बाद एक्सिलरी वर्ब तुरंत आया है, दैट के बाद भी वर्ब तुरंत आया है, दीज के बाद भी वर्ब तुरंत आया है और दोज के बाद भी वर्ब तुरंत आया है। अगर इस दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आए तब इसके बाद वर्ब आए तो समझना कि वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आ गई? इस तरह से ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन।
अधिकार या संबंध वाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन से अधिकार का बोध होता है, जिस पर मेरा आधिपत्य है, स्वामित्व है। इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ। अ प्रोनाउन which is used to show possession as इसमें आता है माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स, आवर्स, etc। टेबल में जैसे हम आप लोग को पर्सनल प्रोनाउन के समय बताए थे कि पोसेसिव दो तरह का है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव है और एक पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में ये जो हम टेबल में लिखे हैं तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये क्या, इससे क्या बोध होता है? किसी चीज़ को स्वामित्व, अपना आधिपत्य बताने के लिए ये पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी चीज़ को कहें कि दिस बुक इज माइन, इसका अर्थ हुआ कि यह किताब मेरा है, सिर्फ मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं है। यानी इस पर अपना जोर देकर के आधिपत्य बताया जा रहा है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। इस तरह से इसका भी और कहेंगे दैट पेन इज योर्स, यानी कि वह कलम आपकी है, वह कलम किसी दूसरे की नहीं है, सिर्फ आपकी है। इस तरह से किसी चीज़ पर अपना स्वामित्व या अधिकार, पोसेशन बताना हो तो इस ये जो है ना पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग होता है। बच्चों एक बार मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि माइन को हम इसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, माई प्लस नाउन। योर्स को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, योर प्लस नाउन। यानी इस वाक्य में जो हम माइन लिखे हैं, ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब देखो कैसे, जिससे हम इसको लिख दें कि योर्स इज वेरी गुड बुक। यहाँ पर योर्स जो है ना सब्जेक्ट बन गया, यानी कि इस बुक के लिए योर्स का प्रयोग हुआ है। इसके साथ
ये हम कह सकते हैं कि योर बुक इज़ वेरी गुड। यहाँ दर्शा रहा है कि योर्स इज़ वेरी गुड बुक, यानी ये आपकी किताब जो है ना बहुत अच्छी है। यहाँ सब्जेक्ट भी बन सकता है, माइंड भी सब्जेक्ट बन सकता है, ये देयर्स भी सब्जेक्ट बन सकता है, आवर्स भी सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि इसके साथ योर के बाद एक नाउन जुड़े हुए हैं, तो ये शो करता है। इस तरह से पोसेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी रूप में यूज कर सकते हैं, और हर स्थिति में यह अपना पोसेशन यानी अधिकार स्वामित्व को बताता है। अब आप लोग समझ गए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊं। अब नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध वाचक सर्वनाम। डिफिनीशन है अ प्रोनाउन which is used for noun as a subordinate clause। एज एग्जाम्पल में who, which, whom, whose, that, etc। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम, और इसका डिफिनीशन है अ प्रोनाउन विच इज यूज फॉर नाउन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिसका उपयोग नाउन के लिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह होता है। अब हम आप लोग को बता दें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक वाक्य खंड होता है जो अर्थ में अधूरा होता है, वो किसी दूसरे वाक्य खंड पर आधारित होता है, और वो वाक्य खंड प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, जो अर्थ में वो पूरा होता है। तो मैं एग्जाम्पल दे करके आप लोग को सब कुछ बता दे रहा हूँ। यहाँ हु जो है ये व्यक्ति के लिए होता है, विच निर्जीव के लिए होता है, होम हु हिज का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हुज ये पोसेसिव फॉर्म है, और ये जो है दैट सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत was an actor from Bihar whom people of India liked very much। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक अभिनेता थे जिन्हें भारत के लोग पसंद करते थे। यहाँ पर होम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है, जिसका अर्थ होता है जिन्हें, जिनको, ये आदर सूचक में, और जिसे, जिसको भी होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस तरह से ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन बन करके आया है। अगर पूछा जाए कि किसे लोग पसंद करते थे, तो आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करते, जिसे शब्द बता रहा है सुशांत सिंह राजपूत को। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अब सबऑर्डिनेट
क्लॉज की तरह कैसे काम कर रहा है, ये पूरा एक वाक्य खंड है। फोम पीपुल ऑफ इंडिया लाइक वेरी मच, जिसे भारत के लोग पसंद करते थे। ये एक अर्थहीन हो जाता है, अधूरा अर्थ में होता है, क्योंकि जिसे भारत के लोग पसंद करते थे इसे एक पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है। सवाल हो जाएगा कि किसे लोग पसंद करते थे, तो इसका अगर पूरा करने वाला वाक्य नहीं रहेगा तो ये अर्थ इसका अधूरा रह जाता है। तो उसको पूरा करने वाला ये वाक्य खंड है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ये अपने में एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य खंड है, जिसे इसको हम कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक अभिनेता थे। ये अपने में पूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य है। और ये फोम जिसे भारत के लोग पसंद करते थे, ये इसी के ऊपर आधारित है। यानी किसे पसंद करते थे, तो सुशांत सिंह राजपूत को लोग भारत के लोग पसंद करते थे। इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह भी काम करता है, और ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सुशांत सिंह के लिए काम कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। दिस इज द टीचर, यह वही शिक्षक है, हु टीचेज मी इंग्लिश, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ हु जो है ना, टीचर, यानी इसके पूर्व पद एंटीसीडेंट जिसको कहा जाता है, टीचर के लिए आया है। जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो अर्थात कौन, तो शिक्षक, यानी शिक्षक के लिए ही ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ जो होता है शिक्षक के लिए ही। इस तरह से ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की हो टीचेज मी इंग्लिश, जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये एक अधूरा अर्थ में हो जाता है। जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं यानी कौन, तो ये पूरा करने वाला वाक्य खंड है। तो टीचर माने ये वही शिक्षक हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये अधूरा वाक्य इस वाक्य खंड के हिसाब से पूरा होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम कर रहा है। यह वही कलम है जिसे मैं कल खरीदा। दिस इज द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे, जिसे मैं कल खरीदा। यहाँ दैट जो है ना, अपने एंटीसीडेंट पेन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। यह वही किताब है जो बहुत अच्छी है। यह वही किताब है जो बहुत अच्छी है। जो विच बुक के लिए आया है, जो बहुत अच्छी है। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह शब्द काम कर रहे हैं। अब एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद अगर सिंगुलर में हो, तो उसके बाद वाले जो भी वर्ब होते हैं सिंगुलर ही होते हैं, और जो एंटीसीडेंट प्लुरल होते हैं यानी उसके पूर्व पद प्लुरल होते हैं, तो उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयुक्त जो वर्ब होते हैं वो भी प्लुरल होते हैं। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये शब्द काम करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर यहीं तक 5 पार्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसका वीडियो जो है ना बड़ा हो जाता है, और नेक्स्ट 5 पार्ट्स को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो यदि हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं। धन्यवाद।